नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज के क्लास में हम ओशियनोग्राफी के क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि ज्वार भाटा से संबंधित है, महासागरीय धाराओं से संबंधित है, प्रवाल भित्ति से संबंधित होंगे और ओशियनिक डिपॉजिट से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। दो लगातार ज्वारों के बीच में, हाई टाइड्स के बीच में औसत समय का अंतराल कितना होगा? तो दो ज्वार, जो क्रमवर्ती दो ज्वार आते हैं, उनके बीच में कितना समय लगने वाला है? ऑप्शन ए है 6 घंटे 13 मिनट, ऑप्शन बी है 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन सी है 24 घंटे 50 मिनट या फिर ऑप्शन डी है 18 घंटे 39 मिनट। तो इतने तो आप पढ़ चुके हो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, डी वाला। अब बताओ तीन ऑप्शंस में से कौन सा रहेगा? दो ज्वार, दो लगातार ज्वार हैं और बात क्या कर रहे हैं? दोनों उच्च ज्वार की बात कर रहे हैं, ना कि हम इसमें भाटा की बात कर रहे हैं। एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार कितने समय के बाद में आएगा? तो क्या आंसर रहेगा इसका? 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम लेती है कितने समय में? 24 घंटे में। चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जिस स्थान से चंद्रमा ने परिक्रमा स्टार्ट की थी, वहां तक पहुंचने में चंद्रमा को वापस से उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 24 घंटे और 52 मिनट। 52 मिनट का ज्यादा समय लग जाता है, समझे? तो अर्थ 24 घंटे में प्रॉपर घूम लेती है, जबकि मून है वो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है। अच्छा, अब इस स्थिति में ज्वार भाटा किसके कारण से आता है? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से आता है। तो एक स्थान पर ज्वार आया है और उसी स्थान पर दोबारा से ज्वार आएगा तो कितने समय बाद आएगा? 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा। लेकिन यहां पर ज्वार आया, ठीक है, और दूसरे स्थान पर जब ज्वार आएगा, ठीक है, दो लगातार ज्वार, एक ज्वार के आने के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा? तो वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट के बाद। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक ज्वार और एक भाटा, एक ज्वार आया और उसके बाद भाटा कब आएगा? 6 घंटे 13 मिनट। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। और एक ही स्थान की अगर हम बात करें कि एक स्थान पर जो चंद्रमा के कारण से ही ज्वार आया था, वापस से चंद्रमा के कारण से ही ज्वार उसी स्थान पर कब आएगा? तो वो आएगा 24 घंटे 52 मिनट की देरी के बाद में। तीनों ऑप्शन सॉल्व हो गई। चलो आगे चलो। अब यहां देखो, 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आएगा, ये हमारा आंसर है। ज्वार टाइड क्या होते हैं? सामान्य जल स्तर से, ओशन का सामान्य जल स्तर है, ठीक है, उस जल स्तर से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पानी का ऊपर उठना, ठीक है, और या फिर उस सामान्य जल स्तर से पानी का नीचे जाना, ये मूवमेंट होता है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। अगर वो पानी ऊपर उठा है तो उसे ज्वार कहेंगे, ठीक है, हाई टाइड कहेंगे। जबकि समुद्र तल से नीचे पानी का जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है, एब कहलाता है। ठीक है। अब ये देखो, समुद्र के जल स्तर का नियमित उतार चढ़ाव जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से ऐसा होता है। तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो है ज्वार भाटा, एक तो होता है ज्वार जिसके कारण से जल ऊपर की ओर उठता है, उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है। सामान्य जल स्तर से पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जबकि उसी वाटर लेवल से नीचे की ओर पानी का गिरना
भाटा कहलाता है। अब ये देखो, दो स्थानों पर अगर पानी खिंचता है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाले स्थानों पर भाटा आ रहा होता है। क्वेश्चन सेकंड, नीचे दी गई महासागरीय धाराओं को, ओशन करंट्स को उनके संबंधित स्थान तटीय क्षेत्रों से सुसंगत रूप से मिलाइए। कौन से महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो बताओ। लैब्राडोर, आयोसियो, कैनारी धारा, बेंगुला धारा। लैब्राडोर कैसी धारा है, तब तक ये सॉल्व कर लेते हैं। कैसी है, कॉल्ड है। आयोसियो कैसी है, कॉल्ड है। कनारी कैसी है, कॉल्ड है। जबकि बेंगुला भी कैसी है, कॉल्ड है। लैब्राडोर कहाँ है, अटलांटिक ओशन में है। ठीक है। आयोसियो प्रशांत महासागर की है। कनारी धारा अटलांटिक महासागर की है। और बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की। लैब्राडोर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। चलो इससे मैच करो महासागरीय धाराएं, बताओ। लैब्राडोर धारा है वो उत्तरी अटलांटिक में है, लेकिन कहाँ है, कनाडा का पूर्वी तट। ओके, ऑप्शन ए का थर्ड, ऑप्शन ए का थर्ड। आयोसियो, आयोसियो धारा जो कि उत्तरी प्रशांत में प्रवाहित होती है, तो वो कोरिया का पूर्वी तट में प्रवाहित होती है, ऐसा लगा सकते हो। बाकी आयोसियो है वो और भी ज्यादा ऊपर से आती है। ठीक है, आयोसियो कोरिया का पूर्वी तट, तो ऑप्शन बी का 4 हो गया। कनारी धारा जो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से उत्पन्न होती है, वो कनारी धारा अफ्रीका के तट के पास में होती है। उत्तरी अफ्रीका, यहां पर देखो कंफ्यूजन है। कनारी धारा, अब कनारी धारा कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में है, जबकि बेंगुला धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक में है। और दक्षिणी अटलांटिक में भी ये अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से ही पैदा होती है। तो मोरक्को कहाँ है, उत्तर में है अफ्रीका की, तो कनारी धारा कहाँ है, 1, मोरक्को का पश्चिमी तट। बेंगुला धारा कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट। बी से मैच हो गया, तो ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, लैब्राडोर जो कि ठंडी धारा है उत्तरी अटलांटिक में है। आयोसियो जो ठंडी धारा है उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, प्रशांत महासागर की धारा है। कनारी धारा जो कि अफ्रीका का पूर्वी तट है, अफ्रीका का पश्चिमी तट है, जबकि अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट है। यहाँ अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, शीत जल के उद्वेलन के कारण से ये उत्पन्न होती है कनारी द्वीप के पास में, इसलिए इसे कनारी धारा कहते हैं। मोरक्को का पश्चिमी तट है। ठीक है, बेंगुला धारा है जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका की बेंगुला धारा भी इसी जल के उद्वेलन के कारण से उत्पन्न होती है। हो गया धाराओं का मैच। लैब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट है, जबकि ये गैस कहां से है, शीतल धारा है, आर्कटिक क्षेत्र से आती है और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। आयोसियो धारा सेम लैब्राडोर की तरह ही है, बट ये प्रशांत महासागर की धारा है। और ये आयोसियो धारा जापान की तरफ नीचे की ओर प्रवाहित होती है। शीतल धारा है, जापान कोरिया के पूर्वी तट की तरफ बहती है। कनारी धारा जो मोरक्को का पश्चिमी तट है, वहां पर शीत जल के उद्वेलन के कारण से उत्पन्न होती है, शीतल धारा है और उत्तरी अटलांटिक की। जबकि बेंगुला धारा दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट है और ये शीतल धारा नामीबिया तट से होकर के प्रवाहित होती है। अगला और अच्छा क्वेश्चन है, टीएस आरेख निम्नलिखित में से किसके निर्माण और सीमा निर्धारण, ठीक है, बाउंड्री डिटर्मिनेशन के लिए उपयोगी होती है, सहायक होती है। टीएस आरेख कैसे बनाएंगे, टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर सैलिनिटी, ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, दोनों को एक डायग्राम में बनाया जाता है, तो हम उसे टी
एस डायग्राम कहते हैं। बनाएंगे कैसे? एक्स एक्सिस पर तो हम साइनैलिटी को दिखाते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? टेम्परेचर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा? महासागरीय धाराएं, ज्वारीय लहरें, प्रवाल भित्तियां, जलराशियां। एक तीसरा तीसरा आयाम उत्पन्न होता है इससे, टेम्परेचर और सैलिनिटी से। क्या होता है वो? डेंसिटी ऑफ वाटर, घनत्व। घनत्व से प्रभावित होता है जल स्तर। ठीक है, तो जल स्तर पर कौन प्रभावित होता है? महासागरीय धाराएं, ज्वारीय लहरें, प्रवाल भित्तियां। तो बेसिकली इसको हम ऑप्शन डी आंसर रहेगा हमारा, कि जलराशियों के कारण से हम इसे यूज करते हैं, जलराशियों को प्रदर्शित करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्योंकि टेम्परेचर और सैलिनिटी डिसाइड करती है डेंसिटी को, और पानी के घनत्व के अंतर को ही जलराशियां उत्पन्न होती हैं। तो जलराशियों के लिए हम टीएस डायग्राम का यूज करते हैं। ऑप्शन डी आंसर रहेगा इसका, जलराशियां, वाटर मास। टीएस डायग्राम, टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम होता है। ये एक द्विआयाम 2D ग्राफ होता है, जिसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर लवणता और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को शो करते हैं। इस ग्राफ का यूज समुद्र वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न जलराशियों की पहचान, निर्माण और उनकी जो बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो टीएस आरेख का विकास कब हुआ? तो हीलैंड और हेंसल द्वारा 1960s में टीएस डायग्राम का वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण, सरफेस सर्कुलेशन, मुख्य रूप से किनके द्वारा या किनके कारण संचालित होता है? महासागरीय जल का पृष्ठीय परिसंचरण, महासागरीय जल जो सरफेस पे मूवमेंट करता है, उसका मेन कारण क्या है? प्रतिरोधक बल, रेसिस्टेंस फोर्स, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रवाहित पवन, ब्लोविंग विंड। तो महासागरीय जल का पृष्ठीय परिसंचरण किसके द्वारा होता है? प्रतिरोधक बल नहीं, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण, धाराओं का क्रम, स्ट्रीम्स जो चलती हैं, वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं? प्रचलित पवनों के कारण से। वहां प्रवाहित हो रही पवन के कारण से जल के अंदर मूवमेंट आता है, और वो जल एक निश्चित दिशा क्रम में प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम धारा कहते हैं। और वो धारा ही परिसंचरण है। उस परिसंचरण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रवाहित पवनों से होती है। प्रवाहित पवन के कारण से उत्पत्ति होती है। महासागर के जल का संचलन मुख्यतः प्रवाहित पवनों द्वारा होता है। इसे विंड ड्रिवन करंट्स भी कहते हैं, यहाँ देखो, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल है वो 0 होता है, 0 होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों पर, पोलर रीजन्स पर कॉरियोलिस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से हवाएं हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। जलधारा को उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस फोर्स के कारण से ही जलधारा उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर घूम करके गायर बनता है। हवाओं के कारण से ही जो धाराओं का क्रम बनता है, मेनली इसमें 4 मुख्य धाराएं होती हैं, जो भूमध्य रेखा के सहारे, एक फिर महाद्वीप के सहारे, एक फिर उत्तरी भाग के सहारे, और एक पूर्वी भाग के सहारे। मेनली इसमें 4 धाराएं होती हैं, जिसको हम गायर कहते हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ये गायर बनता है। नेक्स्ट देखो, तापमान और लवणता में भिन्नता के कारण से घनत्व बदलता है। और तापमान लवणता की भिन्नता के कारण से कौन सा डायग्राम यूज करते हैं? टीएस डायग्राम, जिससे कि जलराशियों के मूवमेंट शो होते हैं।
जिससे गहराई वाले परिसंचरण होते हैं। थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन। वाष्पन और वर्षा। वाष्पन क्या होता है? धरातल का सरफेस का जो पानी है उसके ऊपर टेम्परेचर गिरने के कारण से, टेम्परेचर अधिक होने के कारण से भाप बनकर जल का उड़ना वाष्पन की प्रक्रिया है। और वर्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो वायुमंडलीय प्रोसेस है, और वायुमंडल से जल की बूंदों का धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। अब उस सतही जल की लवणता और तापमान दोनों को ही बदल देता है। जहां पर वाष्पन अधिक हुआ तो जल में लवणता अधिक बढ़ गई, ठीक है, और वर्षा हुई तो जल में लवणता कम हो गई, जिसको टेम्परेचर बदल देता है। महाद्वीपीय बाधाएं। महाद्वीपीय बाधाओं से मतलब है कि कॉन्टिनेंट का प्रेजेंट होना या महाद्वीप का वहां पर मौजूद होना। महाद्वीप, कोई भी महासागरीय धारा जब प्रवाहित हो रही है और उसके सामने कोई महाद्वीप आ जाता है तो उस कारण से जहां पर जल स्तर निम्न पाया जाता है उस तरफ वो धाराएं हैं वो मुड़ जाती है, या फिर तट की आकारिकी हम इसको कह सकते हैं। जैसे ही जल की धाराएं तट से टकराती हैं तो वो तट के सहारे ही बहना शुरू कर देती हैं। इसी को कहते हैं महाद्वीपीय बाधाएं, और जल राशियों की दिशा को ये मोड़ देती है। जैसे ब्राजील तट के सहारे ब्राजीलियन धारा कहलाती है, तट के आकारिकी के कारण से ही वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है। जबकि जबकि ब्राजील के तट के सहारे टकरा करके एक कैनी और गायनी की धारा भी है जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करके और उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है। एक छोटा जल का प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषुवतीय प्रतिधारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल काउंटर करंट की औसत गहराई क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई क्या होती है? इसमें डीप पूछ रखा है। पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा ना कि ये काउंटर करंट होती क्या है। जिसको नहीं पता है वो सुन ले, और जिसको पता है वो इसके ऑप्शंस को एक्सरसाइज करे। ऑप्शन ए है 50 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट से पहले हमें इक्वेटोरियल विंड के बारे में जानना होगा। इक्वेटोरियल विंड जैसे ही अर्थ मूव करती है तो अर्थ के मोशन के कारण से एक हल्का मंद पवन का संचार है वो मूवमेंट में आता है। मींस हल्की पवन चलती है जो कैसे चलेगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। अब उसी पवन के सहारे, जैसा कि हमें पता है कि सरफेस जो होता है ओशन का, उसमें मूवमेंट लाने वाला सबसे बड़ा कारक है वो पवन होता है। अब हल्का जो पवन का संचार है वो पानी को अपने साथ में लेकर के बहता है, और वो ही धारा क्या कहलाती है? काउंटर करंट कहलाती है। उसके डीप क्या है काउंटर करंट की? तो काउंटर करंट की 100 मीटर डीप है। 100 मीटर की गहराई तक, 100 मीटर तक का जल है वो इस धारा के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, विषुवत रेखीय प्रतिधारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट कैसे चलता है थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखो, अब हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन में जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ धाराओं का गायर है और एक दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का गायर है। अब जब उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण से, व्यापारिक हवाओं के कारण से जल का मूवमेंट है वो पश्चिम की तरफ हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, जो कि चली जाती कहाँ? पश्चिम की तरफ। जबकि हम बात कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली एक ढाल धारा की, तो ये वाली है। उत्पन्न कैसे होगी पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की भूमध्य रेखीय गर्म जल धारा उत्पन्न होकर के पश्चिम में चली जाती है। जबकि देखो यहां से ट्रेड विंड है, दक्षिणी गोलार्ध वाले ट्रेड विंड के इफेक्ट के कारण से दक्षिणी गोलार्ध वाली प्रशांत महासागर ये गर्म जल का प्रवाह भी पश्चिम की तरफ हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अर्थ मूव करती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ,
तो इस समय हल्का मंद पवन का संचार भी होता है, तो उस हवा के सहारे लगा लो, या फिर ये जो जल इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, उसका एक मूवमेंट वापस से होने लगता है दोनों धाराओं के बीच में। अब दोनों धाराओं के बीच का ये जो क्रम है पानी का, जो ओपोजिट प्रवाह करता है, उसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं, जो कहाँ चलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। इसका कारण क्या होता है, भूमध्य रेखीय पछुआ पवन। हो गया। तो प्रशांत महासागर का उत्तर और दक्षिणी जल का प्रवाह जो पश्चिम की तरफ होता है, उन दोनों ही धाराओं के बीच का जल है वो विपरीत दिशा की ओर दौड़ता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ दौड़ता है। इसको इक्वेटोरियल काउंटर करंट के नाम से जानते हैं। तो ये सतही जल है जो ओपोजिट प्रवाह करता है, विषुवतीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ता है। ये सामान्यतः सतही पवनों द्वारा पश्चिम की ओर बहने वाली जलधाराओं जैसे कि नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट की प्रतिक्रिया के स्वरूप बनता है। मेनली बताया आपको कि विषुवत रेखीय पछुआ पवन के इम्पैक्ट के कारण से ये इधर बहता है, और जल जो इकट्ठा हो जाता है पश्चिम की तरफ, उसके द्वारा भी ढाल धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो स्ट्रीम जैसी महासागरीय धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती है। दोनों ही धाराएं एक ही जैसी प्रकृति रखती हैं, दोनों ही धाराएं तीव्रता से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। एक बढ़ती है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन में, और एक बढ़ती है प्रशांत महासागर में। उत्तर की तरफ जाती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ, आर्कटिक महासागर की तरफ दौड़ती है। तो उसका किस कारण से उनकी उत्पत्ति होती है, और वो उत्तर की तरफ क्यों बहती है, ठीक है, इतनी तेजी से क्यों बहती है और उत्तर की तरफ ही क्यों जाती है, उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है पश्चिमी तीव्रीकरण, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, या फिर ईस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, नॉर्दर्न इंटेंसिफिकेशन, या फिर साउदर्न इंटेंसिफिकेशन। बताओ किस कारण से उत्तर की ओर ये धाराएं बढ़ती हैं। ये आपका लगा लो प्रशांत महासागर, ये लगाओ अटलांटिक महासागर, यहां से जा रही है गल्फ स्ट्रीम, यहां से जा रही है क्यूरोसियो। तो क्या आंसर रहेगा इसका, पश्चिमी तीव्रीकरण, मतलब यहां से 30 डिग्री नॉर्थ से पछुआ पौने पछुआ या वेस्टर्लीज विंड प्रवाहित होती हैं, जो काफी तेजी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इस कारण से पानी भी बहुत तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ता है। इसे पश्चिमी तीव्रीकरण कहते हैं, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, और यही हमारा आंसर रहेगा। गल्फ स्ट्रीम के और क्यूरोसियो स्ट्रीम के दोनों के ही उत्तर की ओर तीव्रता से बढ़ने का मेन कारण है वो वेस्टर्लीज का मूवमेंट है, पछुआ पवनों का प्रवाह माना जाता है। ठीक है, चलिए। पश्चिमी तीव्रीकरण, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन
एक महासागरीय परिघटना है जिसमें महासागर की पश्चिमी तटों के पास बहने वाली धाराएं गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो काफी तेजी से और संकरी गहरी स्ट्रीम होती हैं जो उत्तर की तरफ बढ़ती हैं। इनकी गति पश्चिमी तीव्र धाराओं की विशेषताएं क्या होती हैं? काफी अच्छी बातें हैं, ये तेज गति से दौड़ती हैं जिसकी स्पीड देखें तो अप टू 4 to 5 नॉट में इसको हम मेजर करें कि इतनी स्पीड के साथ में ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं 4 to 5 नॉट। कितनी गहरी होती है? संकरी होती है तो 1000 मीटर तक डीप होती है, काफी गहरी और संकीर्ण और तीव्रता के साथ में पानी फ्लो करता है जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। अच्छा, गर्म जल लेकर के ध्रुवों की तरफ जाती है। गर्म जल भूमध्य रेखा से जो प्रवाहित हुआ है महासागरीय धारा, उसी का ऊपर की ओर पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण से मूवमेंट होता है और वो स्ट्रीम के रूप में पानी, गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है। ये जो गर्म पानी है गल्फ स्ट्रीम का, जो जलवायु को प्रभावित करता है क्योंकि ऊपर है उच्च अक्षांश और वहां पर टेम्परेचर है डाउन। जब गर्म जल ऊपर की ओर प्रवाहित होता है तो वहां के सतह का टेम्परेचर है वो ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है। इस कारण से यूरोप में गल्फ स्ट्रीम जब पहुंचती है तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। यूरोप को गर्म बनाए रखती है, इसी कारण से गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। ठीक है, यहां से गई गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी की धारा भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम काफी काफी तीव्रता के कारण से जाती है जो कि जिसकी स्पीड है 4 to 5 नॉट और ये 1000 मीटर तक की डीप लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है, संकीर्ण पथ में जाती है। पानी कैसा होता है? गर्म होता है। फिर टेलीग्राफिक पठार आ जाता है, वहां पर ये फैल करके बहती है, फिर जाती है उत्तरी सागर में, रिमिंजर धारा कहलाती है, कहीं पर ये उत्तरी धारा कहलाती है। और इस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम का पैटर्न है। सेम एज प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो का पैटर्न है, वो भी प्रशांत महासागर में पछुआ के इफेक्ट के कारण से तेज गति से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महासागरीय धारा ओशियनिक करंट की औसत गति सामान्यतः विद्यमान पवन की गति का कितना प्रतिशत होती है? किसी भी महासागर के अंदर प्रवाहित होने वाली प्रिवेलिंग विंड का कितना प्रतिशत विद्यमान पवन का कितना प्रतिशत गति रखती है ओशियनिक करंट? ऑप्शन ए है विद्यमान हवा की गति का 2%, विद्यमान हवा की गति का 4%, विद्यमान हवा की गति का 6% और विद्यमान हवा की गति का 8%। स्पीड, गति का कितने स्पीड के साथ में बहती है धारा? अगर हवा प्रवाहित हो रही है, कोई भी हवा प्रवाहित हो रही है, उसका 2% स्पीड के साथ में पानी है वो धारा प्रवाहित होती है, तो विद्यमान हवा की गति का 2% हिस्सा, 2% भाग स्पीड से प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए आंसर था। यहां देखो, प्रवाहित पवनें सतह पर जल को धकेलती हैं, इसी कारण से जल में मोशन आता है। सतही जल की प्रक्रिया, जल में मोशन आने के मेनली क्या कारण होते हैं? 3 प्रकार से जल का मूवमेंट होता है। पहला होता है ज्वार के कारण से, मतलब गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से ओशन के पानी में मूवमेंट आता है, जल है वो वर्टिकल उठता है, या गिरता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। पहली गति है। दूसरा देखो, ज्वारीय तरंगे पानी के गर्म ठंडा होने के कारण से ही उसके अंदर मूवमेंट जो आता है उससे सागरीय लहरें उत्पन्न होती है। और तीसरा है, यहाँ पर पवनों के कारण से महासागर के जल का मूवमेंट होता है, उसको हम धारा कहते हैं। धारा है वो भी 3 प्रकार की होती है, स्ट्रीम है, फ्लो है और यहाँ पर करंट है। ठीक है,
तो सतही जल की प्रतिक्रिया, पवन की गति, पवन की दिशा के साथ साथ कॉरियोलिस बल के प्रभाव। अब देखो कॉरियोलिस इफेक्ट जब आ जाता है, पवन के 2%, हवा की गति का 2% स्पीड होती है पानी की, और वो पानी भी मुड़ करके बहता है, अपनी गति या दिशा को डायरेक्ट डाइवर्ट करके बहता है, तो उसका कारण है कॉरियोलिस इफेक्ट। गति, महासागर की सतही धारा पवन की गति का लगभग 2% होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल के स्थान पर, गर्म सतही जल के स्थान पर गहरे समुद्र की ठंडी जल परतों के ऊपर की ओर उठने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ो। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का मूवमेंट हो जाए और फिर नीचे से ठंडे जल की परतों का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पंकिलता, सिल्टेशन। ऑप्शन बी है उन्मंजन, सबमर्जेंस। ऑप्शन सी है उधर्वगमन, अपवेलिंग, अपवेलिंग होना, उठना। अगला देखो ऑप्शन डी है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन को किस लिए यूज करते हैं? लवणता में अंतर के कारण से। जब ओशन के पानी के अंदर हम मेजर करें लवणता को, तो तेजी से लवणता का स्तर घटता है, उसे हम हेलोक्लाइन लेयर कहते हैं। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? पंकिलता। पंकिलता तो जमाव होता है मड का, ठीक है। उन्मंजन क्या होता है? धसाव होता है। उन्मंजन उत्थान होता है। सागरीय जल का, तट के स्थान का डूबना कह सकते हैं हम इसको। उधर्वगमन, अपवेलिंग। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, सीधा सीधा आ रहा है, उधर्वगमन या अपवेलिंग। बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। यही है अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल के स्थान पर गहरे समुद्र की ठंडी जल परतों का ऊपर की ओर उठने की प्रोसेस है अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर कहलाता है। शीत जल का उद्वेलन कहलाता है। ये और लिख लो, शीत जल का उद्वेलन, शीत जल का उद्वेलन, उधर्वगमन, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, इसे ही हम कहते हैं। अपवेलिंग वह प्रोसेस है जिसमें सतह का जल, हवा चल रही है या टेम्परेचर ज्यादा ऊपरी लेयर को ही प्राप्त होता है, तो जैसे ही पवन चली तो ऊपरी लेयर है वो गर्म पानी की हट जाती है, नीचे से ठंडा जल है वो जो वहां का स्थान लेने के लिए ऊपर की ओर, नीचे की लेयर है वो ऊपर उठती है ठंडे पानी वाली, जिसको हम शीत जल का उद्वेलन कहते हैं। पंकिलता क्या होती है? तलछट का जमाव ही पंकिलता कहलाते हैं। पंकिल धारा सिद्धांत भी दिया था नेली ने। उन्मंजन, भूमि का जलमग्न होना। उन्मंजन, ये हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अंतर्जात बहिर्जात बलों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर उन्मंजन, तट का बनना उन्मंजन की प्रक्रिया है। हेलोक्लाइन, गहराई के साथ लवणता में तेजी से परिवर्तन की परत है, तेजी से लवणता है वो घटती है, इसे हम हेलोलाइन कहते हैं, हेलोक्लाइन लेयर कहते हैं। ये देखो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, कोस्टल एरिया, और उस कोस्टल एरिया के पास में कोई भी प्रिवेलिंग विंड है, उस प्रिवेलिंग विंड के कारण से सरफेसिक वाटर है वो मूवमेंट में चला जाता है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब ऊपर वाली लेयर है वो हट जाती है, नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की ओर सतह पर प्रकट होता है, इसे हम अपवेलिंग कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, और उस डायग्राम में भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा भारतीय सागर, इंडियन ओशन में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कजारी, कजरारी नहीं है, ये कनारी धारा है, कनारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा इंडियन ओशन में पाई जाती है? कनारी, एंटलीज, लेब्राडोर, एग्लोहास। आज की ही अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो कनारी हमने देखी और लेब्राडोर हम पढ़ चुके हैं।
बची हैं दो। तो क्या हमने इंडियन ओशन में बात की थी क्या कनारी और लैब्राडोर धारा की? पहले ही क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था लैब्राडोर धारा जो कि कहाँ है, अटलांटिक अटलांटिक ओशन में थी। कनारी जो कि अटलांटिक ओशन में थी। एंटलीज की धारा जो भी अटलांटिक ओशन में है। बच गई क्या, डी, अग्लुहास की धारा। कनारी धारा जो शीत जल के उद्गम, यहाँ पे ठंडी और गर्म भी डिसाइड कर लो। कनारी धारा कैसी है, कोल्ड है। एंटलीज की धारा कैसी है, वार्म करंट है। लैब्राडोर धारा कैसी है, कोल्ड करंट है। अग्लुहास धारा कैसी है, अग्लुहास धारा वार्म करंट है। हो गया, आगे बढ़ो। सभी महासागर की धाराओं का क्रम हम देखें तो प्रशांत महासागर की सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। प्रशांत महासागर की उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय गर्म जल का प्रवाह ऊपर की ओर उठता है। वेस्टर्लीज उसको धक्के लगाती है, क्यूरोसियो स्ट्रीम बन जाती, क्या बन जाती है, क्यूरोसियो स्ट्रीम बन जाती है। क्यूरोसियो स्ट्रीम आगे बढ़ती है और उसके अंदर ऊपर से आने वाली ठंडी हवा, ऊपर से आने वाली ठंडी जल धारा मिल जाती है जिसको आयोसीओ कहते हैं, जिसको आयोसीओ कहते हैं। जापान तट के पास ऐसा होता है। जापान तट के पास में एक सुसीमा धारा भी पाई जाती है, सुसीमा, जो जापान सागर के पास में बहती है। दोनों क्यूरोसियो सुसीमा दोनों मिलकर के जाती हैं और आयोसियो स्ट्रीम से मिल जाती है। अब इसमें कुरिल या कुराइल की धारा भी कहते हैं, कुरिल 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 द्वीप के पास से निकलती है और ये आयोसियो और कुरिल या कुराइल की धारा दोनों नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सुसीमा और क्यूरोसियो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। हुआ क्लियर? अच्छा, फिर देखो ये जो प्रवाह है क्यूरोसियो वाला, और उसको पछुआ पौने धक्के लगाती है तो आगे बढ़कर के ये प्रवाह जाता है अलास्का धारा के रूप में। अलास्का तट के पास जाता है, इसलिए कहते हैं इसको अलास्का धारा। क्या कहते हैं, अलास्का धारा। जो है कैसा, गर्म है या ठंडा है, हॉट है, ठीक है, या वार्म है, हॉट है, वार्म है। अलास्का की धारा है, अलास्का की धारा कैसी है, हॉट है, हॉट करंट है। फिर देखो यहां से उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय प्रवाह था, फिर चला गया था क्यूरोसियो के रूप में, फिर वो चला गया था आयोसियो, ऊपर से आई ठंडी, और अलास्का के रूप में यहां हो गया। अब यहां से ये वाला भाग छूट गया था। इस भाग में जब व्यापारिक हवाओं के कारण से यहां से व्यापारिक प्रवाहित हुई थी और व्यापारिक के कारण से ये पानी सारा उठ गया था। अब इस पानी की जगह पर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर हुआ तो कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्पन्न हुई और ये एक ठंडी धारा, कैलिफोर्निया। कैसी है कैलिफोर्निया, कोल्ड। उत्तरी प्रशांत कंप्लीट हो गया। दक्षिणी प्रशांत की बात करें तो साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म करंट उत्पन्न हुई। जब ये दक्षिण की तरफ बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट जो कि कैसी है, वार्म करंट है, वार्म करंट है, गर्म ऑस्ट्रेलियाई। लेकिन कौन सी ऑस्ट्रेलियाई, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहलाती है। फिर यहाँ पर पछुआ का प्रवाह मिल जाता है और पछुआ का प्रवाह मिलने के कारण से दक्षिणी प्रशांत पछुआ प्रवाह कहलाता है। इस प्रकार से प्रशांत महासागर की सभी धाराएं हैं वो हो चुकी। हाँ, यहाँ रह गया, ये देखो दक्षिणी वाला, दक्षिणी पछुआ का प्रवाह था दक्षिणी प्रशांत में, यहाँ ये भाग रह गया था। इस भाग में सतह व्यापारिक हवाओं के कारण से यहाँ से व्यापारिक चल रही थी, तभी तो यहाँ का जल है वो गर्म उठाया और पश्चिम की तरफ
धकेल दिया, इस वाले स्थान पर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है और जिस कारण से पेरू की ठंडी धारा की उत्पत्ति होती है। कैसी? पेरू। और कैसी है पेरू? कोल्ड करंट है। पेरू कोल्ड करंट है जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। दिख रहा है? अब यहां आ जाते हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में वही भूमध्य रेखा के आसपास में ट्रेड विंड के कारण से जल खिंचता है और जाता है पश्चिम की तरफ, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन वार्म करंट है। वार्म करंट जब ऊपर की ओर मुड़ती है तो यहाँ देखो क्रम, यहाँ पर जब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी तट के पास में यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको पता है। यहीं पर एंटलीज की धारा, यहीं पर फ्लोरिडा धारा, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है मैक्सिको धारा, और फिर संयुक्त जल ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। तो एंटलीज द्वीप समूह के पास में एंटाइल की धारा है जो कैसी है? वार्म करंट है। हो गया सोल्व? तो एंटाइल की धारा है वो एंटलीज द्वीप समूह के पास में प्रवाहित तो होती है और गल्फ स्ट्रीम इनका संयुक्त जल ऊपर की तरफ जाता है। खाड़ी की धारा जो कैसी है? वार्म करंट। वार्म करंट ऊपर की ओर चला, क्यों चला? क्योंकि यहां से पछुआ ने इसको धक्के लगाए, पछुआ के कारण से आगे की तरफ जाता है और ये नॉर्वेजियन धारा कहलाती है, नॉर्वे के तट पर पहुंचती है। उत्तरी सागर धारा, इरमिंजर धारा, रेनेल धारा, उत्तरी धारा, नॉर्वेजियन धारा, इरमिंजर धारा। ठीक है, अब ये धाराएं हैं जो टेलीग्राफिक पठार के कारण से बह करके फैल करके बहती है। कैसी है? सारी गर्म है, जैसे भी मैंने रेड से बनाई, सारी कैसी है? वार्म करंट है। जबकि उत्तरी भाग से बर्फ के पिघलने के कारण से ग्रीनलैंड द्वीप के सहारे आई वो ग्रीनलैंड धारा, और लैब्राडोर सागर से जो आती है उसको लैब्राडोर धारा। ग्रीनलैंड और लैब्राडोर दोनों धाराएं हैं वो आकर के गल्फ स्ट्रीम में मिलती है न्यू फाउंडलैंड तट के सहारे। हो गया? ये वाला कोना हमारा छूट गया क्योंकि देखो व्यापारिक हवाओं के कारण से यहाँ से पानी है वो खिंच गया था, तो सतह पर नीचे से जल ऊपर की ओर आता है, उसको कनारी की धारा कहते हैं। कनारी की धारा एक कॉल्ड करंट है। कनारी की धारा हो गया। अब दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर की धाराओं का क्रम हम देखें तो दक्षिणी भाग में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की वार्म करंट है। ब्राजील तट के सहारे या तट के टकराने के कारण से, जहां तट की आकारिकी की हम बात कर रहे थे, तट की आकारिकी के कारण से ब्राजील के तट के सहारे टकराती है। एक हल्की सी धारा है जिसको हम कैनी या गायना की धारा कहते हैं, कैनी या फिर गायना की धारा कहते हैं, और ये थोड़ा ऊपर की ओर चली जाती है। जबकि केप साउरो अंतरीप के सहारे, अंतरीप क्या होता है? निकला हुआ भाग होता है किसी भी महासागर का, ऐसा भाग, किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो महासागर के अंदर तरफ निकला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये ब्राजील तट के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होती है, ब्राजीलियन धारा कहलाती। कैसी है? गर्म है, वार्म करंट है। फिर पछुआ का प्रवाह आ जाता है और पछुआ धकेलती है पश्चिम की तरफ। पछुआ है वो पूर्व की तरफ धकेलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूवमेंट कराती है, जिसके कारण से हम इसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह, ड्रिफ्ट, जिसको हम 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 पर प्रचंड 50 और 60 पर चीखता 60 कहते हैं। उन्हीं के कारण से जल चलता है और ये फिर धाराएं कहलाती है, ड्रिफ्ट कहलाता है। यहाँ पर ट्रेड विंड के कारण से जल भी खिंच गया था, तो नीचे से सतह से जल का उत्पत्ति हुई जिसको बेंगुला धारा के नाम से जानते हैं, जो कि कोल्ड करंट है।
यहाँ फोकलैंड द्वीप के सहारे बर्फ के पिघलने के कारण से एक हल्की धारा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम फोकलैंड की धारा भी कहते हैं। हिंद महासागर के बारे में, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसमें धाराओं का क्रम है वो बदलता है, बिल्कुल व्युत्क्रमित हो जाता है, पर्टिकुलर गर्मी और सर्दी के मौसम में। तो जब हम गर्मी के समय देखते हैं तो एम आकार की आकृति में ही धारा यहाँ प्रवाहित होती है। उत्तरी हिंद महासागरीय गर्म जल का प्रवाह जाता है और यहाँ सोमालिया तट के पास सोमाली धारा, और ये उत्तरी अटलांटिक उत्तरी हिंद गर्म प्रवाह है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें हिंद महासागर में, तो ये दक्षिणी हिंद गर्म जल का प्रवाह है, जो पश्चिम हिंद महासागर में जाकर के अफ्रीका के तट के सहारे टकराता है। तो यहाँ अग्लुहास धारा पढ़नी थी। अग्लुहास धारा, क्वेश्चन में यही था, अग्लुहास धारा और मोजाम्बिक की धारा। देखो, अग्लुहास धारा मेडागास्कर या मालागासी, मेडागास्कर धारा या अग्लुहास धारा मेडागास्कर द्वीप के दोनों तरफ से बहती है। जब इनका संयुक्त जल बन जाता है तो उसको मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। और जब ये मोजाम्बिक की धारा को पछुआ से गति मिलती है तो ये दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह कहलाता है। वही स्थिति बन रही है जैसे कि बाकी महासागर में बनती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे शीत जल का उद्वेलन होता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा की उत्पत्ति होती है। ये लो जी, तो ऑप्शंस में क्या क्या था? पहली धारा एंटाइल की धारा थी, जो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। फिर दूसरी धारा की बात कर रहे थे, लैब्राडोर धारा, जो कि उत्तरी अटलांटिक में ही है। फिर तीसरी धारा आयोसियो, जो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में। और फोर्थ वाली येलो अग्लुहास धारा है वो हिंद महासागर की जल धारा है। कैसी है? गर्म है या ठंडी है? तो गर्म जल धारा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय धाराओं का उद्भव किन कारणों से होता है? सागरीय धाराओं का, ओशन करंट्स का उद्भव किन कारणों से होता है? अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि सागरीय धाराओं का पानी है वो किस कारण से चलता है? हवा अगर चलती है तो पानी उसके साथ चलता है ना। अब ऑप्शन ए दे रखा है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी है विंड्स। ऑप्शन सी है लवणता और घनत्व, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबोव। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? सागरीय धाराओं का उद्भव किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले देखो, टेम्परेचर में अंतर के कारण से, टेम्परेचर के कारण से वाष्पीकरण होता है। इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है और उसी वाष्पीकरण के कारण से ज्यादा जल है वो आसमान में उड़ जाता है। इस कारण से लवणता है वो उच्च हो जाती है। ठीक है, लवणता जिस स्थान की उच्च हो जाती है वहां घनत्व में अंतर आता है और घनत्व में अंतर के कारण से जल स्तर में अंतर आता है, वाटर लेवल। और वाटर लेवल से सीधा इंपैक्ट पड़ता है किस पर? धाराओं पर। कहने का आशय है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ज्वार भाटा आता है। अब जब ज्वार भाटा आता है तो उस समय जब जल ऊपर उठता है, जब वो नीचे गिरता है, तब भी मूवमेंट आता है, तो जिससे सागरीय लहरें उत्पन्न होती है। वैसे पर तो सागरीय धाराओं को भी मूवमेंट मिलता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि विंड्स के इफेक्ट के कारण से पानी है वो चलता है। अगला है लवणता और घनत्व। लवणता घनत्व का प्रोसेस आपको सारा समझा दिया, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सागरीय लहरें हैं वो इन सभी से प्रभावित होती हैं।
अधिक लवणीय जल से कम लवणीय जल की ओर जल चलता है। अधिक जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर पानी चलता है। कम तापमान से अधिक तापमान की ओर पानी चलता है। अब देखो, और फिर बाकी का मूवमेंट है वो पवनों के द्वारा से होता है। महासागरीय धाराएं, महासागर के जल की क्षैतिज गति। अच्छा, नहीं दिखेगा। चलो मैं राइट कर देती हूँ। अब देखो, महासागरीय धाराएं, महासागर के जल का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति होती है। ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। देखो, क्षैतिज मूवमेंट है वो महासागरीय धारा है, ऊर्ध्वाधर मूवमेंट है वो ज्वार भाटा है। और ज्वार भाटा किस कारण से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से आता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण इम्पैक्ट के कारण से, गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट के कारण से टाइड्स उत्पन्न होते हैं और एब्स उत्पन्न होते हैं। जल को गतिशील करते हैं, मुख्य रूप से ज्वारीय धाराओं या टाइडल करंट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, ज्वारीय धाराएं इससे उत्पन्न होती है। तो धाराओं का क्रम है वो उत्पन्न हो गया यहाँ से। अब फिर देखो, हवाएं, प्रवाहित पवने, ट्रेड विंड के कारण से ही चलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ महासागरीय धाराएं। सीधी सी बात है, जैसे ट्रेड विंड्स महासागर की सतह पर सीधा इम्पैक्ट डालती है, जिस कारण से सतह की जल को धकेल करके सतही धाराओं के रूप में आगे की ओर चलाती है, जिससे सरफेसी करंट उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी हिंद महासागरीय धारा, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा। जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण कौन सी है? पूर्वी पूर्वी व्यापारिक हवाएं या सनातनी पवने हैं वो प्रभावित करती हैं। आगे जाकर के इनको गति देती हैं पछुआ हवाएं। 30 डिग्री से ऊपर जाएंगी तो उसको गति देती है पछुआ हवाएं, और उनसे उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम, यूरोसियो स्ट्रीम। ठीक है, दोनों धाराओं की उत्पत्ति का कारण कौन सा है? पछुआ पवन का प्रवाह है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, फिर यहाँ क्यूरोसियो स्ट्रीम है, और क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम हो गई। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का प्रवाह है, उसी के कारण से पछुआ के प्रवाह के कारण से दक्षिणी प्रशांत पछुआ धाराएं हैं, दक्षिणी अटलांटिक पछुआ धाराएं हैं, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी हिंद महासागर की हवा धाराएं हैं। ठीक है, तो ये चलती है प्रचलित कोणों के कारण से, जिससे सरफेसिक करंट का निर्माण होता है। फिर आता है लवणता, लवणता और घनत्व। तो विभिन्न क्षेत्रों में जल के तापमान और लवणता में भिन्नता होती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घना होता है। अधिक लवणता जिस जल में होती है वहां का डेंसिटी हाई होता है, और जिनका डेंसिटी हाई है वो नीचे की ओर डूबता है, जिसे हम थर्मोहेलिन सर्कुलेशन कहते हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। गहरी जल धाराएं नीचे की ओर डूबता है का मतलब इसका वाटर लेवल है वो कैसा होता है? लो होता है। जल स्तर न्यून होता है। जल स्तर कैसा होता है? न्यून होता है। जबकि जबकि जहां कम लवणता है, दूसरा स्थान है जहां कम लवणता है, कम लवणता है, इट मीन्स उसमें पानी का स्तर है वो कैसा है? डेंसिटी है वो कैसी है? कम है। डेंसिटी कम है, इसका मतलब वहां का जल स्तर उच्च है। अरे जल ज्यादा है उसमें, लवण कम है, और लवण कम है जिस कारण से, लवण कम होने के कारण से वहां के डेंसिटी है वो भी कम रहती है, और वहां का जल स्तर है वो उच्च रहता है, और उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो आप यहां से समझ सकते हो, लवणीय जल की ओर कम लवणीय जल वाला जल है वो प्रवाहित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित या मृत जीवों द्वारा निर्मित जीवित या मृत जीवों द्वारा निर्मित ऐसे जैविक निक्षेप, ऐसे बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स हैं जो समुद्र के कटक कोस्ट के सहारे चट्टानी उत्थान रॉकी अपलिफ्ट का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है कि महाद्वीप के तट के सहारे ऐसे जीव जिनके मर जाने के बाद में, जीवों के मर जाने के बाद में जो निक्षेप है वो जमा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रवाल कहते हैं, ऑप्शन बी गंभीर खड़ कहते हैं, डीप ट्रेंचेज कहते हैं, ऑप्शन सी भित्ति कहते हैं, रीफ कहते हैं, या ऑप्शन डी है नियमन द्वीप या गोयोट कहते हैं। बताओ आंसर इसका। जीवित या मृत जीवों के द्वारा, जीवित या मृत जीवों के द्वारा जो मर जाने के बाद में उनके खोल बनते हैं और उन खोल के द्वारा एक ऐसी संरचना निर्मित होती है जो कि स्थल का निर्माण करती है, उसको हम रीफ कहते हैं ना, कॉरल रीफ। क्या कहते हैं? कॉरल रीफ। प्रवाल भित्ति, भित्ति एक दीवार नुमा संरचना बन जाती है प्रवाल के। जीवित या मृत, प्रवाल जीवित प्रवाल है वो ऊपर रहते हैं, मृत जीवों के खोल के ऊपर ये निवास करते हैं, तो इसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, प्रवाल नहीं कहते हैं। प्रवाल एक जीवित जीव होते हैं, ओनली इसमें संरचना केवल और केवल प्रवाल होते हैं, जीव होते हैं इसमें, निर्मित इन्हीं के कारण से होती है। ये चूना निक्षेपित करते हैं जिस कारण से स्थल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन बी कह रहा है गंभीर खड़, डीप ट्रेंचेज। तो डीप ट्रेंचेज कहाँ बनती है? जहां प्लेट का अभिसरण होता है, जहां बेनिहाफ जोन बनता है, जहां सबसे डेंस होता है, उन क्षेत्रों पर गहरी खाइयां पाई जाती हैं, और सबसे गहरी खाई विश्व की मेरियाना ट्रेंच हो गया। फोर्थ ऑप्शन है नियमन द्वीप या गुयोट। तो समुद्र के अंदर ऐसे सपाट शिखर वाली पर्वत को हम गुयोट कहते हैं। सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर है? समुद्री स्थलाकृति है कोरल रीफ, जो कोरल के द्वारा और अन्य समुद्री जीवों के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना के डिपॉजिट्स के कारण से बनी हुई संरचनाएं हैं। ये निक्षेप समय के साथ में जमा होते रहते हैं और समुद्र की सतह के पास में कठोर संरचनाएं बना देती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ के बनने की 3 प्रोसेस होती है, और तीनों प्रोसेस के अलावा भी डायरेक्ट भी बन सकता है। तो अब यहाँ देखो कोरल रीफ की संरचना कुछ इस तरह से कोरल जीव रहते हैं ओशन के अंदर। ये जो आपको रंग बिरंगे पौधे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कोरल संरचना है, कोरल जीव की यहाँ पर निक्षेप है। तो सबसे पहले देखो तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्ति जिसको फ्रिंग रीफ कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, समुद्र तट के सहारे सटे हुए होते हैं, समुद्र तट के सहारे सटे हुए होते हैं, और ये सबसे पहली प्रवाल बनने की संरचना है। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अब तट से थोड़ा दूर जाकर के एक दृढ़ संरचना प्रवाल भित्ति की बन जाती है, उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। जो तट से कुछ किलोमीटर तक की दूरी, सेंटीमीटर कुछ किलोमीटर तक की दूरी होती है महाद्वीप से लेकर के एक कोरल रीफ की प्रवाल भित्ति की, जिसको हम अवरोधक कहेंगे। तट से दूर बीच में एक लैगून लेक होती है, उस लैगून लेक के द्वारा ये अलग रहते हैं, तो महाद्वीप का अवरोधक भाग होती है, इसे अवरोधक भित्ति कहते हैं, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ, एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ। तो जो कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। एटोल क्या होते हैं? एटोल एक वलय आकार की एक द्वीप होता है, उस द्वीप के चारों तरफ वलय नुमा आकृति में भित्ति फैल जाती है। तो वृत्ताकार भित्तियां जो एक डूबे हुए ज्वालामुखी द्वीप को घेरे रहती हैं। एक ज्वालामुखी द्वीप पहले ओशन के अंदर द्वीप बन गया, अब उस द्वीप का धीरे धीरे निमंजन हो गया, तो इसके सहारे सहारे कोराल है वो ऊपर रह जाते हैं,
और तट है वो डीप है वो डूब जाता है। तो ये जो निक्षेप हुआ, जो ये जमा हुआ, इससे बनती है वलय, जिसको हम एटोल कहते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा एटोल पाए जाते हैं। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान पंख नहीं है, ऊज नहीं है, चूना प्रधान नहीं है। चूना प्रधान कौन है? चूना प्रधान वही है क्या? प्रवाल। प्रवाल के मरने के बाद जो निक्षेप बनेंगे वो क्या होते हैं? चूना प्रधान पंख होते हैं। तो चूना प्रधान पंख की हम बात करें, पंख या ऊज, ऊज क्या होता है? बेसिकली ऊज जीवों का निक्षेप होता है। जीव, मृत जीवों का जो निक्षेप है उसे हम ऊज कहते हैं। अब मरे हुए जीव है वो दो प्रकार की चीजों में तब्दील हो जाएंगे, या तो वो चूना में तब्दील हो जाएंगे, या फिर बनते हैं मिट्टी में, या तो वो सिलिका बन जाती है या फिर बन जाता है चूना। तो जो चूना बन जाता है वो बनता है किससे? प्रवाल से। वो प्रवाल होते हैं, ठीक है। अब जो प्रवाल वाले निक्षेप हैं वो कौन कौन से हैं? टेरापोड पंख, डाइटम पंख, ग्लोबिस्टेरिना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ, चूना वाले चूना प्रधान पंख होते हैं वो कौन से नहीं है? एक बना देंगे सिलिका और एक बना देंगे चूना। ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। तो चूना प्रधान में प्रवाल के कारण से बनने वाले दो प्रकार के जीवों के द्वारा निक्षेप होते हैं। पहला होता है ग्लोबिस्टेरिना, और अगला है टेरापोड, ठीक है। और मिट्टी से बनने वाला कौन सा है? रेडियोलेरियन। मिट्टी बन जाने वाले जीव होते हैं वो होते हैं रेडियोलेरियन, और डायटम। अब डायटम देखो, वनस्पति होती है, डायटम क्या है? वनस्पति है, जबकि रेडियोलेरियन क्या है? जीव है। ग्लोबिस्टेरिना और टेरापोड दोनों निक्षेप है वो प्रवाल के द्वारा बनते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, डाइटम। डाइटम के मृत हो जाने के बाद, वैसे भी डाइटम क्या है? वनस्पति है, और मरने के बाद में, वनस्पति के डेड होने के बाद में क्या बनता है? सिलिका बनती है। पंख या ऊज क्या होता है? समुद्र की गहराई में जमा होने वाले सूक्ष्म जीवों के अवशेष से बनी हुई तलछट आकृति को क्या कहते हैं? ऊज कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एक चूना प्रधान, एक सिलिका प्रधान। चूना प्रधान होती है वो कैलकेरियस ऊज होते हैं जिसमें प्रवाल के द्वारा निर्मित संरचनाएं होती हैं। सिलिका प्रधान जिसमें सिलिकेशियस ऊज होते हैं जिसमें मृदा के द्वारा निर्मित ही तत्व पाए जाते हैं। तो जिसमें जिसमें आता है रेडियोलेरियन और डाइटम। ये क्या कह रहे हैं नीचे? गहरे समुद्र के तल पर पंख, गहरे समुद्र के तल पर पंख और लाल मिट्टी मुख्यतः निक्षेप पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गहरा जब समुद्र हो जाता है तो समुद्र के सबसे गहरे वाले भाग में, सबसे लोवेस्ट पार्ट में निक्षेप जो पाया जाता है वो लाल मिट्टी है, और उसके बाद में हम ग्लोबिस्टेरिना, टेरापोड ये सभी करेंगे। तो सबसे नीचे पाए जाने वाला भाग कौन सा है? लाल मिट्टी है। समुद्र के अंदर हम स्थलजात और जलजात दो प्रकार के निक्षेप को देखते हैं। समुद्र के अंदर निक्षेप या कोई भी मटेरियल है वो आया कहां से? या तो वो स्थल से आया है या फिर जल में जीवों के द्वारा से उत्पन्न हुआ है। तो महासागरीय निक्षेप है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थल से आया हुआ स्थलजात निक्षेप, एक होता है जल से ही उत्पन्न हुआ है, या एक ब्रह्मांडीय निक्षेप भी होता है जैसे उल्का के गिर जाने के कारण से ऐसा होता है। तो उल्का के गिर जाने के कारण से निक्षेप निर्मित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय निक्षेप कहते हैं। स्थलजात निक्षेप में आ जाएगा बजरी, रेत,
सिल्ट या गाद या मृतिका या पंक हो जाता है। पंक में लाल मिट्टी है, वो सबसे ज्यादा गहराई पर पाया जाने वाला निक्षेप है। ओके, तो चूना प्रधान है वो हमें मिलेगा किससे? ग्लोबिस एरेना और टेरापोड से। जबकि सिलिका प्रधान है वो रेडियोलेरियन और डाइटम है। डाइटम वनस्पति और रेडियोलेरियन जीव के मृत हो जाने के बाद में जो संरचना निर्मित होती है उसको कहते हैं सिलिकेसियस ऊज। जबकि जबकि चूना निक्षेपित खंड जब बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? कैलकेरियस ऊज हम उसको कहते हैं, और वो प्रवाल जीवों के द्वारा से निक्षेपित भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार की आज की हमारी ये क्लास रही। बाकी के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ऐसे ओशनोग्राफी का एंड नहीं है, इसके लैंडफॉर्म्स को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, इसके स्ट्रेट्स को लेकर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ओशन डिपॉजिट्स की हम बात करें तो ओशन डिपॉजिट्स के बारे में मर्रे ने इसके बारे में देखा। चैलेंजर अभियान की हम बात करते हैं जिसमें विविल थॉम्सन के द्वारा भी बहुत सारी ओशियनिक लैंडफॉर्म्स को खोजा गया, जैसे कटक के बारे में उन्होंने बताया, नरेश के द्वारा गर्त के बारे में बताया गया। तो ओशनोग्राफी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ फिलहाल ये है क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू।